So we'll start structure of atom discussion NCERT एग्जाम पे। आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पूछा हुआ है, ठीक है? तो हम स्टार्टिंग विद द सेम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। In question number 9 it's given the number of angular nodes in 4d orbital। तो आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड जो है वो L के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू L एंड फॉर 4d L इज इक्वल टू 2। आंसर हो जाएगा इसका 2, यानी ऑप्शन के हिसाब से ठीक। ओके, एंगुलर नोड का नंबर होता है L, रेडियल नोड n-l-1, टोटल नोड्स n-1। देन क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है क्लोरीन exists in 2 isotopic forms Cl33 and Cl35। atomic mass is this, indicates the ratio of Cl35 to average atomic mass का क्वेश्चन हो गया, मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया था। average atomic mass is A into m1 plus B into m2 upon A plus B। तो एवरेज मोलर मास दिया है 35.5, ये हो गया 37 into A प्लस 35 into B अपॉन A प्लस B। यहाँ से सॉल्व करके निकालोगे तो A/B की वैल्यू आएगी 1:3 आएगी, 1:3। इसको सॉल्व करके देखिएगा 1:3 आएगा। कर लो क्या है, एवरेज एटॉमिक मास में सिखाया हुआ पहले भी आपको चीज। यस, ये सॉल्व होकर 1:3 आ जाएगा, तो उसके हिसाब से आंसर 3 लिख लेना। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन z effective of the electron on the 2s orbital is same as z effective of the electron in 2p orbital। इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो शील्डिंग होती है उसका ऑर्डर होता है s की शील्डिंग सबसे ज्यादा, फिर p, फिर d, फिर f। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए अगर आप शील्डिंग कंपेयर करोगे या स्क्रीनिंग कंपेयर करोगे तो स्क्रीनिंग जो है वो s के लिए सबसे ज्यादा, फिर p, फिर d, फिर f होता है। और जो z इफेक्टिव होता है वो एक्चुअली में z माइनस सिग्मा होता है। तो शील्डिंग अगर डिफरेंट होगी तो z इफेक्टिव सर्टेनली डिफरेंट होगा। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अगले ऑप्शन में लिखा है इलेक्ट्रॉन इन द 2s ऑर्बिटल हैज द सेम एनर्जी एज द इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल। ये भी गलत है, क्योंकि 2s की एनर्जी कम होती है, 2p की एनर्जी ज्यादा होती है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। देन थर्ड ऑप्शन इट इज आस्क्ड z इफेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल इज सेम एज द z इफेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल है और 1s शेल अंदर है। तो शेल की डिस्टेंस बदलने से भी न्यूक्लियर चार्ज चेंज हो रहा है। ये z है, ये 1s है और ये 2s है। ऑल्दो s की शील्डिंग p की शील्डिंग से ज्यादा है, बट जो 1s है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है और 2s न्यूक्लियस से दूर है। तो 1s के लिए 2s का इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन नहीं लगेगा, लेकिन 2s के लिए 1s का इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगेगा, बिकॉज शील्डिंग इज बिकॉज ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज ध्यान रखनी है, स्क्रीनिंग हमेशा इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो जब 1s का इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसके इनर शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बट 2s का इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए 1s की इनर शील्डिंग जरूर रखना ही होगी। लास्ट में लिखा था 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल हैव स्पिन क्वांटम नंबर्स ms बट ऑफ अपोजिट साइन। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन अलाउड है और उनके स्पिन जो होंगे वो एक का प्लस हाफ और एक का माइनस हाफ होगा। उनका स्पिन क्वांटम होगा ms होगा और जो दोनों अपोजिट साइन होंगे, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो इस बेसिस पे इसका आंसर 4 लिखेंगे। एक बार कोई आंसर चेक करते चलना, अगर कहीं कोई आंसर मिसप्लेस होगा तो सर जरूर। स्कूल एग्जाम में जैसे रीजन लिखने को आएगा तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसमें बस लिख देंगे ना। 15 का फोर्थ ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन पूछ लो। यस सर, बस पाउलीज एक्सक्लूजन इसका प्रिंसिपल। एक्सप्लेनेशन एक ही होगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बस दैट इज इनफ। बोर्ड्स में बहुत टू द पॉइंट लिखना होता है, बोर्ड्स में बहुत ज्यादा स्टेटमेंट, सीबीएसई बोर्ड इज वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू राइट योर आंसर इन वेरी प्रिसाइज मैनर। आप बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ बहुत ज्यादा लेंथी लिख के कुछ अचीव नहीं होता है, तो बहुत केयरफुली डील करना होता है। सीबीएसई बोर्ड टू द पॉइंट आंसर एक्सपेक्ट करता है आपसे। अगर आपने इसमें लिख दिया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो इट इज सफिशिएंट, बिकॉज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से दोनों बातें कंफर्म हो गई कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों का ऑपोजिट स्पिन होगा। तो एक्जेक्टली पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। मतलब आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंपेयर करना है।
आपको कंपेयर करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्योंकि मैटर वेव निकलना है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अगर सबकी स्पीड सेम है तो इसका मतलब मास से डिफाइन करेंगे, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी। तो क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो लैम्डा अगर मिनिमम चाहिए तो इसका मतलब मास चाहिए मैक्सिमम, और इनमें से मैक्सिमम मास किसका है? अल्फा का। अल्फा पार्ट। उसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, 16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट। पहले स्टेटमेंट लिखा है एंगुलर क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द 3-डायमेंशनल स्पेस ऑफ द ऑर्बिटल। तो एंगुलर क्वांटम नंबर जो है वो एक्चुअली में शेप ऑफ और सबशेल डिफाइन करता है। ठीक है, 3-डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है वो ऑर्बिटल से डिफाइन करते हैं, और ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चाहिए होता है। अगले केस में लिखा है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ये गड़बड़ हो गया, एनर्जी तो डिफाइन होगी बट ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ऑर्बिटल। तो साइज ऑफ द ऑर्बिटल लिख देंगे तो एक्चुअली में ये भी ओरिएंटेशन बताएगा। एंड स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू द चोजन एक्सिस। ये ठीक है, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर से आपको इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन करेगा ये पता चल जाएगा। ठीक है सर, बट उसके देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से साइज, एजिमुथल क्वांटम नंबर से शेप, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ओरिएंटेशन, और स्पिन क्वांटम नंबर से स्पिन, 4 बातें पता चलती है। तो आपको देखो यहाँ पे एंगुलर क्वांटम नंबर दे रखा है, यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर की बात हो रही है, तो 3-डायमेंशनल शेप पता चल रही है, तो शेप तो पता चलती है। अगर L0 होगा तो स्फेरिकल शेप, L1 होगा तो डबल शेप, L2 होगा डबल शेप, 3 होगा कॉम्प्लेक्स शेप, तो शेप तो पता चल रही है। तो फर्स्ट करेक्ट हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन, तो ये गलत हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइंस द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ये भी गलत हो गया, क्योंकि साइज जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिफाइन करते हैं। और लास्ट वाला ऑप्शन जो देखा है कि स्पिन क्वांटम नंबर से ऑपोजिट स्पिन पता चलेगी, वो सही आंसर हो गया। उसमें चाहो तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले सब क्लियरली लिख लो। पहले एन से साइज पता चलता है, एल से शेप पता चलती है, एम से ओरिएंटेशन पता चलता है, और एस से स्पिन पता चलता है। ये लॉजिक है इसका, तो उसके हिसाब से इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल बोला है तो वो भी ठीक है, px py pz तीनों ही डबल शेप, तीनों ही डबल शेप होते हैं, तो एक आध एक्सेप्शन को कंसीडर नहीं किया जाता, शेप तो पता चल ही जाती है। ठीक है, जैसे dz स्क्वायर का शेप जो है वो डबल नहीं है, लेकिन उसकी शेप भी हमें पता है डोनट शेप होती है, वो भी एजिमुथल क्वांटम नंबर से डिफाइन होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है अरेंज sp-df सबशेल in the increase of the effective nuclear charge experienced by the electron present in them। ये भी सिंपल है, शील्डिंग चेक करनी है। तो अगर आप स्क्रीनिंग चेक करोगे तो स्क्रीनिंग का ऑर्डर होता है S सबसे ज्यादा, फिर P, फिर D, फिर F। तो Z इफेक्टिव जो होगा वो सबसे ज्यादा फील होगा किस, जब शील्डिंग F की सबसे कम होगी, तो F के पास जो न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन होगा वो सबसे ज्यादा लगेगा। जिस पे शील्डिंग ज्यादा होगी उस पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा काउंट हो रहा है, इसका मतलब। ठीक है ना, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है दैट इज Z माइनस सिग्मा, और ये मैंने आपके लिए सिग्मा का ऑर्डर लिख रखा है, तो जिसका सिग्मा ज्यादा होगा उसका Z इफेक्टिव कम हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ Z इफेक्टिव अगर लिखोगे तो उसका उल्टा लिखो, F के लिए सबसे ज्यादा। सर, बट आंसर ऐसे नहीं दिया है। आंसर ऐसे नहीं दिया मतलब? सर, जो स्क्रीनिंग का ऑर्डर है वही उन्होंने सर जेप का ऑर्डर लिख दिया है सर। यस सर। तो अब उसमें एक्चुअली में साथ में Z भी चेक करना पड़ेगा। अगर हम सब सेम सेल लिख रहे हैं तो अलग तरीके से चेक करें, मतलब जैसे 4s 4p 4d चेक कर रहे हो तो आंसर पे Z इफेक्टिव उल्टा लिखना पड़ेगा।
मतलब z must be same for all, means you should compare let's say 4s 4p 4d 4f, ये कंपेयर कर रहे हो आप, तो न्यूक्लियस के साथ उसकी डिस्टेंस का भी फर्क पड़ेगा ना। तो जो शील्डिंग है, arrange the following substance of in the increasing order of active nucleus are experienced with electron present in them, तो इसमें आप केवल अट्रैक्शन चेक करो, फिर उसका लॉजिक फिर ये हुआ। अगर उसने बोला है कि एसपीडीएफ जनरल चेक करो किसी एक सब्सटेंस के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन हम सब में बराबर काउंट कर ले इंटरनली, तो श्रेनिंग ऑर्डर यही लिखना होगा। बट अगर जेड इफेक्टिव लिखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इसको आपको ऐसे ही लिखना चाहिए, जेड माइनस सिग्मा लिखो, और आप सिग्मा से सबका जेड तो हम सेम मान के चलेंगे, मतलब हम एक ही एटम के सेम जेड के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। जेड आप सबके लिए सेम मान के चलो, तो फॉर सेम जेड, एक चीज तो कंपेयर करने के लिए मालूम ही नहीं चाहिए ना, फॉर सेम जेड ऑर्डर विल बी एफ टी पी एस। अब अगर ऐसे नहीं चेक करना है, मान लो आप सेम जेड नहीं मान लो, आप केवल एसपीडीएफ चेक कर रहे हो, तो फिर न्यूक्लियस से डिस्टेंस से चेक कर लो, क्योंकि एस सबशेल स्फेरिकल होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, पी का इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, डी और दूर हो जाएगा, एफ सबसे ज्यादा दूर हो जाएगा, तो उसके बेसिस पे अगर केवल जेड इफेक्टिव का ऑर्डर लिखोगे तो यही ऑर्डर हो जाएगा। ये डिफरेंस है, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीके पर डिफरेंस है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप दोनों तरह से बात कर सकते हो, तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, सो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, फॉर सेम जेड if shielding order is SPDF, then effective nuclear charge will be in the order of F, D, P, and S. But if you compare simply SPDF subshells, then S subshell is spherical, which is closest to nucleus. P subshell is a little far. D subshell is maximum far. So attraction will be maximum for S, minimum for D. ऐसे लिख सकते हैं। सर पर जैसे सर जेड कांस्टेंट हम लोग रखेंगे, तब फिर सिग्मा तो सर चेंज ही नहीं होना चाहिए अगर जेड कांस्टेंट रहा तो। बेटा जेड कांस्टेंट रहा तो सिग्मा इसलिए चेंज हो रहा है ना, क्योंकि एसपीडीएफ की शील्डिंग अलग अलग होती है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन से फर्क नहीं पड़ रहा है। इनर शेल इलेक्ट्रॉन अगर सेम भी है तो भी एस की शील्डिंग सबसे ज्यादा लगती है, पी की कम लगती है, डी की और वो लगती है, और एफ की सबसे कम लगती है, ऐसा। जैसे मतलब अभी देखो एग्जांपल से बता देता हूँ तुम्हें। जैसे सपोज करो हमने कोई एलिमेंट लिया, लेट्स से आई राइट इट फॉर कॉपर, या कोई एक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख देता हूँ। सपोज करो विल राइट फॉर जिंक, तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये कॉन्फ़िगरेशन है। और इसका Z30 फिक्स है। अब अगर इसमें शील्डिंग कंपेयर करोगे तो इस डी की शील्डिंग पुअर होगी, एस की शील्डिंग ज्यादा होगी, पी की शील्डिंग, अब इनर शेल में आ गए तो पी की शील्डिंग एस से कम, डी से ज्यादा, एस है, समझ में आया? तो एसपीडीएफ की शील्डिंग तो अलग अलग होती है, जितनी शील्डिंग एस ऑप्शन लगाएंगे उतनी शील्डिंग पी और एफ नहीं लगाएंगे ना। यस दो तरीके मैंने बोला, इसीलिए दूसरा तरीका अगर आप कंपेयर कर रहे हो कि आप जेड नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि एसपीडीएफ ऑप्शन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस चेक कर रहे हैं, तो चूंकि उसने एन नहीं लिखा है ना साथ में, तो केवल एसपीडीएफ लिखा है, तो उसको डायग्राम से समझ लो, ये न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में ऐसे एस सबशेल होगा, पी सबशेल इससे ऐसे दूर होगा, डी सबशेल और दूर होगा, समझ आया? मतलब एक ही डायग्राम में अगर सब बनाऊं, अगर मैं इसी में डी सबशेल और बनाऊं तो ऐसे होगा। तो देखो एस वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पास है, पी वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर, डी वाला इलेक्ट्रॉन सबसे दूर, तो सबसे ज्यादा शील्डिंग एस की, फिर पी की, फिर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज जो काम कर रहा होगा वो किस पे, जेड पे, जेड सबसे ज्यादा किस पे काम करेगा, एस पे, फिर पी पे, फिर डी पे। क्योंकि जो कूलम फोर्स होता है, तो आपको बता रखा है फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r², तो आर से डिसाइड करते रहेंगे, समझ गए? सर इसलिए एफ पे बहुत कम लगते हैं। वो तो अलग केस है। अब अगर आप एक शेल के लिए बात कर रहे हो तो वो डिफरेंट केस है जो मैंने बताया, इसलिए पहले शील्डिंग वाला कांस्टेंट की बात करी, तो ये अंतर समझ लो पहले दोनों बातों में। जो शील्डिंग कांस्टेंट की बात कर रहे हो वो एफ एसपीडीएफ का उसकी शेप की वजह से है कि कितना वो न्यूक्लियस को कवर कर रहा है। बट अगर आप केवल एसपीडीएफ जनरल ऑर्बिटल बना दे रहे हो तो वो तो जितनी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी उतना दूर होता है।
ओके इसी शेल के sp-df कंपेयर करोगे तो नो डाउट डिफरेंस आएगा. If you compare same shell S, P, D and F, तो ऑब्वियसली जहाँ पे 4s फिल होता है वहाँ पे 4p नहीं फिल होता है, 4p उसके बाद फिल होता है, तो वो डिस्टेंस में दूर हो गया न्यूक्लियस से. तो वो एक अलग केस है. अगर आप 4s 4p 4d 4f कंपेयर कर रहे हो तो अलग तरीके का कंपेरिजन है. और अगर आप sp-df कंपेयर कर रहे हो जिनके लिए z मतलब जो डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस है वो सेम है, मतलब वहाँ पे z सेम पर लग रहा है, तो z माइनस सिग्मा कम हो जा रहा है. ऐसे बता, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे अभी हमने 4f बनाया और अब एक एस सबशेल यहीं पे ऐसे निकल रही हो, मान लो दूसरी एस सबशेल ऐसे आ रही हो, तो इस जगह पे एस सबशेल और एफ सबशेल दोनों न्यूक्लियस से बराबर डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब इसके लिए इफेक्टिवली जो जेड काम कर रहा है वो सेम काम कर रहा है. तो शील्डिंग एफ की पुअर है, एस की ज्यादा है, इसलिए एफ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा. तो सर जैसे मेंस में सिंगल करेक्ट में अगर ऑर्डर आता है तो सर क्या तो आपको ये लिखेंगे? लिखना है, आपसे अगर केवल एसपीडीएफ लिख के आएगा तो आपको ये वाला आंसर लिखना है, क्योंकि इसमें सेल नहीं डिफाइन करी ना, केवल उसने एसपीडीएफ बोला है, तो हम न्यूक्लियस के अराउंड एसपीडीएफ बना देंगे. एस सबसे पास, पी उससे दूर, जेड डी सबसे दूर, एफ उससे भी ज्यादा दूर, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एस पे, फिर डी पे, फिर टी पे, फिर डी पे, फिर एफ. ठीक है. यस सर. आपको कंफ्यूजन आ रहा तो एक ही आंसर लिख लो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर आपसे केवल ये पूछा जाएगा एसपीडीएफ सबशेल पे न्यूक्लियर चार्ज बताओ, तो एस पे सबसे ज्यादा, पी पे उससे कम, डी पे उससे कम, एफ पे सबसे कम. और अगर पूछेंगे सेम जेड के लिए शील्डिंग के बेसिस पे बताओ तो एसपीडीएफ लिखो, तो उल्टा हो जाएगा, सेम जेड के लिए ऑर्डर डिफरेंट आ जाएगा. वो स्पेसिफिक केस होगा तो वो लिखेंगे, नहीं होगा तो जो आप लिख रहे हो वही लिखोगे. और सेम जेड अगर स्पेसिफिकली पूछेंगे तो ऑर्डर वाला बनेगा. ठीक है. सर एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा है. हाँ सर एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखी है. हाँ, वो ऐसे ही लिखा जाएगा, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन कहाँ ऑब्जेक्टिव. दिया है? दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्वेश्चन. नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग क्वेश्चन तरीके से डील किया जाता है, फिर उसको उतना ही प्रिसाइजली लिखी जाती है लैंग्वेज. सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है आप अपनी पूरी बात एक्सप्लेन करके लिख सकते हो. ये तो डिफरेंस है, तभी तो मैंने कहा डिस्क्रिप्शन लिखना आना चाहिए आपको. चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीजन एटम एटॉमिक नंबर 8 यूजिंग द ऑर्बिटल डायग्राम. इसमें क्या दिक्कत है, सीधे सीधे कॉन्फिगरेशन लिख दो. 23 का तो कॉन्फिगरेशन लिखना ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4. ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए, 2 इसमें हो गए और p में 4 इलेक्ट्रॉन. ऑर्बिटल डायग्राम बन गया. ठीक है. तो मैं ऑक्सीजन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, फिर ऑर्बिटल डायग्राम मतलब बॉक्स डायग्राम बना दो. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, यानी कि एक सबशेल की ऑर्बिटल लिख दो आप. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी. ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी. देखो उसमें किसकी किसकी एनर्जी सेम है. 3dxy की एनर्जी इक्वल टू 3dz² की एनर्जी इज इक्वल टू 3yz की एनर्जी आएगी. 4dxy की एनर्जी 4dxy की एनर्जी 4dyz के बराबर होगी और ये 4dz². ये दो तीन ऑर्बिटल जो है वो डीजनरेट होगा. 3dxy 3dz² और 3yz ये डीजनरेट है, और 4dxy 4dyz और 4dz² ये डीजनरेट है. डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल. जो भी ऑर्बिटल एक ही सबशेल के होंगे उनकी सबकी एनर्जी सेम होगी. बेटा n+l सबशेल की एनर्जी कंपेयर करने के लिए लिखते हैं, यहाँ पे ऑर्बिटल बोल रहा है, तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल होते हैं सबकी एनर्जी सेम होती है. All the orbitals in a subshell have same energy, ये रूल है. सर डीजेनरेट से ही सर एक क्वेश्चन है सर. वैसे बेटा आपको इतने डिटेल में तो सिखाया था.
नहीं सर, ये है सर जैसे जीमैन इफेक्ट का सर बता दिया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड होती है तब डीजेनरेट ऑर्बिटल डीजेनरेट नहीं रहते हैं, पर सर स्टार्क इफेक्ट का क्या रीजन होता है? स्टार्क इफेक्ट कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसमें स्पिन के ऊपर फर्क पड़ता है, बट उतना हमारे डिटेल में कोर्स में नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड से उसके स्पिन पे फर्क आने लग जाता है, तो वहां से भी जो प्लस हाफ और माइनस हाफ की स्पिन है ना, वो वहीं से पता चलती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ये तो सिंपली अबाव प्रिंसिपल का क्वेश्चन है बेटा, एनर्जी ऑर्डर तो लिख ही लोगे, इतना तो सीख ही गए इतने दिन में। बेस्ड ऑन द अबाव इंफॉर्मेशन अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सबसे कम एनर्जी 1s की, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, पहला आंसर हो गया। दूसरे ऑर्बिटल में 4s 3s 3p 3d दे रखा है, 3s की एनर्जी सबसे कम, फिर 3p, फिर 4s, फिर 4d। सिंपली n प्लस l रूल लगाते जाओ। अगले वाले केस में चेक करना है, अब 5p 4t, अब ये रैंडम दे रखा है, तो या तो आपको अब वो प्रिंसिपल डायरेक्टली मालूम हो, नहीं तो n प्लस l रूल लगा दो सीधे सीधे। सबसे पहले इनका n प्लस l लिखो, ये 4 प्लस 1 5 हो गया, ये 4 प्लस 2 6 हो गया, ये 5 प्लस 2 7 हो गया, ये 4 प्लस 3 7 हो गया, ये 6 प्लस 0 6 हो गया। ठीक है, तो उसमें सबसे कम एनर्जी किसकी आएगी? 4d की। उसके बाद नेक्स्ट, सॉरी 4d नहीं, सबसे पहले कम एनर्जी आएगी 4p की, 5 आ रहा है। उसके बाद 4d, फिर 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी होगा। n प्लस एल चेक करो पहले, जिसके लिए n प्लस एल सेम आ जाएगा तो उसमें जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सर 4 तो है नहीं। हाँ सर 4p नहीं है ऑप्शन में। सर 5p है। तो 5p था, उसको सही कर लो फिर। अगर ऑप्शन में 5p है तो ये 6 हो जाएगा, अगर ये 5p है तो ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फिर से चेक कर लो, 3 6 वाले केस है हमारे पास, उनमें सबसे कम एनर्जी 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d हो जाएगा। n प्लस एल जिसका ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, एक रूल, और n प्लस एल सेम हो जाता है तो जिसके लिए n ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जैसे जरूर। वैसे डी ऑप्शन चेक कर लो, डी ऑप्शन में दे रखा है 5f 6d 7s 7p। n प्लस एल लिखो, ये 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 1 8, ये ऑर्डर हो गया। 7s सबसे कम, उसके बाद 5f 6d 7p, ये ऑर्डर हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो सीधे आप का चार्ट बनाओ और तुरंत कंपेयर कर लो, उसमें तो फिर कोई डाउट ही नहीं है, दोनों तरीके होते हैं। अगर एक दो ऑर्डर चेक करना होता है तो n प्लस एल से चेक कर लेते हैं, सारे ऑर्डर चेक करना हो तो आप वो प्रिंसिपल का ऑर्डर लिखो और चेक कर लो। Based on the upper information, solve the question given below. फिर से which of the following orbital has the lowest energy and highest energy? फिर से वही सेम क्वेश्चन हो गया दोबारा। सेकंड पार्ट में भी n प्लस एल लगाओ। सबसे पहले 4d है, 4f है, 5s है और 5p है। यहाँ पे n प्लस एल लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इंक्रीज इसमें पूछा है लोएस्ट एनर्जी, तो लोएस्ट एनर्जी हो गया 5s, n प्लस एल उसी का सबसे कम आ रहा है। अगला वाला केस दे रखा है, उसमें दे रखा है 5p 5t 5f 6s 6p। ये हो गया 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 1 7, ये इसका n प्लस एल हो गया। हाईएस्ट एनर्जी पूछा है तो 5 है, इसलिए n प्लस एल सबसे ज्यादा, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। ओके, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, which of the following will not show deflection from the path on passing through the electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जिसके ऊपर चार्ज होगा वो डिफ्लेक्ट होगा। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, कैथोड पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, उसका आंसर न्यूट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन किसके ऊपर आएगा, जिसके पास चार्ज होगा। जिसमें चार्ज होगा ही नहीं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि ना तो उसे अट्रैक्ट करेगा नहीं रिपेल करेगा, तो उसका आंसर न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, next question is question number 32. It's given the Balmer series of hydrogen spectrum correspond to the transition from N1 equal to 2 to 3 4 and so on. This series lies in the visible region. Calculate the wavelength of the line associated with the transition of Balmer series when electron moves from N equal to 4 orbit. तो सीधा सवाल है, 4 से 2 आने की एनर्जी लिखनी है आपको, वेव नंबर लिखना है। वेव नंबर क्या होता है 1/λ,
फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। आपको वेव नंबर पूछा है तो यही निकालना है न्यू बार। आर एच दिया है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स और हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है शायद। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तो आपके स्कूल एग्जाम के लिए हाइड्रोजन ही होता है हमेशा। तो अगर जेड नहीं गिवन होता है तो आप 1 यूज करो सीधे सीधे 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16 तो सॉल्व कर लीजिएगा 3/16 है ये सॉल्व कर। So 109677 into 3/16 सेंटीमीटर इनवर्स ये आपका आंसर है। कर लोगे आगे सॉल्व? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली मैटर शुड एग्जिबिट dual behavior that is in both particle and wave like properties. However, a cricket ball of mass 100 gram does not move like a wave when it is thrown by a bowler at a speed of 100 km per hour. Calculate the wavelength of the ball and explain why it does not show wave nature. सिंपल पहले वेव फॉर्मूला लगाओ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी और फिर आप देखोगे वेवलेंथ इतनी छोटी आएगी कि उसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा। सो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मास ऑफ बॉल 100 ग्राम है तो केजीज में हो गया 10 टू द पावर माइनस 1 या 100 इंटू 10 पावर 3 लिख लो और स्पीड दे रखी है 100 किलोमीटर पर आवर तो 100 इंटू 1000/3600 इतने मीटर पर सेकेंड। इतना सॉल्व करके ये मीटर्स में आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी। उसको पहले एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर बताएगा कोई? 2.3 into 10th power minus 34 meter inverse. 2.3 into 10 to the power minus 34 मीटर्स आ गया। तो आप देख सकते हो कि अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिखते हैं तो 2.3 into 10 to the power minus इसको सपोज करो एंगस्ट्रॉम में भी लिखें 2 into 10 power minus 34 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल वेवलेंथ होती है वो नैनोमीटर रेंज में होती है अगर जो नॉर्मल लाइट वेव्स है या कॉमन वेव्स की तरह चेक करें। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि वैल्यू उससे बहुत छोटी है तो इसका मतलब ये इम्प्रैक्टिकल वैल्यू है, उसका कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, वैल्यू तो निकल आई। उसके बाद लिख सकते हो वेवलेंथ इज टू स्मॉल, वेवलेंथ इज टू स्मॉल और या फिर और इनसिग्निफिकेंट कोई एक चीज लिख दो इनमें से। ऐसा होगा इसलिए बॉल में वेव करेक्टर दिखाई नहीं देगा। सो नो वेव करेक्टर इन क्रिकेट बॉल। ठीक है, ओके। तो वेवलेंथ पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी और फिर देखेंगे वेवलेंथ की जो ऑर्डर है वो बहुत छोटी है, नॉर्मल वेव्स की रेंज से बहुत स्मॉलर है तो इसलिए उसे वेव की तरह कंसीडर नहीं कर रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखें। इन 34th क्वेश्चन given what is the experimental evidence in support of the idea that electronic energies of the atom are quantized spectrum? आंसर हुआ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो जो आपका लाइन स्पेक्ट्रम आता है उससे क्लियरली पता चल रहा है कि कुछ फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं और कुछ पर्टिकुलर फोटोन इमिट होते हैं, यानी सारे एनर्जी लेवल्स नहीं। उससे पता चलता है कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट जो है वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, 36 में लिखा है हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शोन इन द फिगर 2.2 फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। देखो वेवलेंथ का मतलब होता है दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस लिखी जाती है। ये ऐसे वेव दी हुई है आपको देखिए और ये डिस्टेंस दी हुई है, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ बना हुआ है। ये गैप दिया हुआ है आपको 2.16 पिकोमीटर। तो वेवलेंथ क्या होगा इसका? वेवलेंथ इसका होगा अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल दो, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और दो, चलो एक मिनट ये भी नहीं होगा, इसका डबल। वेवलेंथ जब हम लिखेंगे तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का गैप लिखा जाता है। इसी वेव को थोड़ा और एक्सटेंड करें, ऐसे बनेगी वेव। वेवलेंथ इज सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। ये जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ हो जाएगी, यानी जो आपको गिवन लेंथ दे रखी है उसका 4 टाइम्स होगा। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 2.16 into 4 पिकोमीटर। ठीक है,
दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का जो सेपरेशन होता है दैट इज योर वेवलेंथ। 8.64 पिकोमीटर की वेवलेंथ है। ठीक है, इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स लाइट एट 4.62 into 10 to the power 14 hertz. Calculate the wavelength of the radiation in nanometer. Which part of the electromagnetic radiation it belongs to? सिंपल फॉर्मूला E is equal, आपको वेवलेंथ निकालना है तो C इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है फॉर्मूला। तो वेवलेंथ निकालने के लिए लाइट की स्पीड में फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, इतने मीटर्स आपकी वेवलेंथ आएगी। आपसे बोला है कि इसको रिपोर्ट करना है किस यूनिट में, नैनोमीटर से। नैनोमीटर से उसको सॉल्व करके लिख दीजिए। सॉल्व इट फर्स्ट, तो ये आएगा 0.649 इंटू 10 to the power -6 मीटर्स। नैनोमीटर में लिखना है तो ये वैल्यू आ जाएगी 649 नैनोमीटर्स। और 649 नैनोमीटर आ रही तो आपको पता है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर के बीच का जो ब्रैकेट होता है दैट इज विजिबल रीजन। ये जो ब्रैकेट होता है दिस इज विजिबल रीजन। तो इसका मतलब ये आंसर भी विजिबल रीजन हो गया। 749 नैनोमीटर भी विजिबल रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का विजिबल वाला पार्ट होगा। ठीक है, 40th क्वेश्चन में गिवन है द इफेक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड नेग्लिजिबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक स्पीशीज। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल। ये तो हम लोगों ने क्लास में करा था। आप क्रिकेट बॉल के लिए अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकाल के देख लो या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकाल के देख लो। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सिग्निफिकेंट आती है, बाकी सब प्लेन सिग्निफिकेंट। आप किसी भी एक एग्जांपल से इस बात को लिख लो। उसने बोला मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ये चीज नहीं होती है, तो आप किसी भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की लेंथ और वैल्यू को लिख के देख लो। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई है। आप अगर इस वैल्यू को ध्यान से देखो कि h/4 पाई की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो 6.626 इंटू 10 to the power -34/4 इंटू 3.14 दिया हुआ है। ऑफ द ऑर्डर 10 पावर -34 होगा। तो अगर कोई भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लोगे जिसका मास थोड़ा भी सिग्निफिकेंट होगा, तो अगर जब तक इसमें बहुत स्मॉल मास से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक अनसर्टेनिटी में कोई खास वैल्यू में चेंज आएगा नहीं। तो ये वैल्यू आप देख रहे हो बहुत स्मॉलर वैल्यू है। अब इसी चीज को अगर हम स्पीड से रिलेट कर लें तो आप कर नहीं होगा। फॉर्मूला लिखो इसका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m। तो अगर मास की वैल्यू जब तक बहुत कम नहीं होगी तब तक इस मल्टीप्लिकेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। समझ गए ना? जैसे मान लो अगर एग्जांपल से लिखना है तो 1 सेंटीमीटर लेंथ है एक ऑब्जेक्ट की और उसमें लेट से 1% की एरर है, अगर कोई बहुत ज्यादा एरर भी कर रहा है तो, या और स्पीड जो है वो मैक्सिमम कितनी हो गई। कोई भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है 100 मीटर पर सेकंड 200 मीटर पर सेकंड मैक्स। आप इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी लाई नहीं काउंट करिए। समझ आई मेरी बात? उसने बोला हुआ है द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन के इस चीज को चेक करोगे तो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो आपको बस ऐसे एग्जांपल लिख देना, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। सो व्हेन m इज वेरी स्मॉल वैल्यू, when m is very small value, only then h/4 pi m has a significant value. जैसे इलेक्ट्रॉन का मास 10 to the power -31 kg होता है, उससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू एक सिग्निफिकेंट वैल्यू बनेगी। तो अनसर्टेनिटी का कुछ मतलब बचेगा। जब तक मास सिग्निफिकेंटली गुड होगा तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल देखना है तो इसमें दिया होगा उन्होंने एग्जांपल, आप वही मार्क कर लेना सीधे सीधे। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको एग्जांपल के साथ इस चीज को मेंशन करना है तो क्वेश्चन नंबर 39 का एग्जांपल यूज कर लेना।
ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 39 में आपको एक टेनिस बॉल का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि तो दोनों ही इनसिग्निफिकेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखो। 41 में दिया हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सो म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट। However, the multi-electron atom mutual repulsion between the electron is significant. How does this affect the energy of the electron in the orbital of the same principal quantum number in the multi-electron systems? तो इसके लिए n+l रूल लगा देंगे, या तो आप वो प्रिंसिपल लिख लो, एनर्जी डिफाइन करने के लिए या तो आप वो प्रिंसिपल यूज करते हैं, तो इसी को n+l रूल लिखते हैं। तो अगर आपको एक ही सेल में डिसाइड करना है, तो जैसे मान लो हमारे पास 4s 4p 4d 4f है, अगर इसकी एनर्जी कंपेयर करनी है तो 4+0 है, ये 4+1 है, ये 4+2 है, ये 4+3 है, तो एनर्जी का ऑर्डर दिया जाएगा। तो हाउ डज द इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन? तो जिसका L ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो बोला सेम n के लिए लिखा है, तो फॉर सेम n ऑर्बिटल विथ higher L have more energy। अगर सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो जिसका एजिमुथल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो फॉर सेम n ऑर्बिटल विद हायर L हैव मोर एनर्जी, ये इसका रूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। 42 में आपको एटम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कराना है, ये तो हो जाना चाहिए। आपसे कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, लाइन से चेक करते जाओ। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, कॉपर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉपर 2+ लिखेंगे तो एक s से इलेक्ट्रॉन और एक d से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9। अगले स्टेप में पूछा गया है Zn2+। Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 3d10। लास्ट में Cr3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये इसका क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एक 4s से निकाल दो और 2 4d 3d से निकाल दो, तो विल बी 3d3। सब आप ऑप्शन मैच करा लेंगे, करा लो मैच। देखो कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है, सीधे सीधे रहते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 नेक्स्ट क्वेश्चन डील कर रहे हैं। तो असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आता है ना। पहले हमारे पास दो स्टेटमेंट लिखे होते हैं, पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन से है। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं तो ये चेक करना होता है कि जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो स्टेटमेंट नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ऐसे डिसाइड करना होता है। पहले स्टेटमेंट लिखा ऑल आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट शोज द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको पता है किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लॉस करेगा, शेयर करेगा, ये सारी बातें उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होती है। तो इसलिए आइसोटोप्स के बिहेवियर सेम होंगे क्योंकि उनका Z सेम होता है, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएंगे। दूसरे टर्म में लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। ये भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन लिखा तो ये 1s1 लिखेंगे, और ड्यूटेरियम भी लिखोगे तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा, तो केमिकली सेम। केमिकल रिएक्शन से कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होंगे, ज्यादा प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्लियरली डिफाइंड, ये गड़बड़ हो गया। अनसर्टेनिटी होती है तो फिर क्लियर डिफाइन कर ही नहीं सकते, एक जगह पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो गया, तो R जो है वो रॉन्ग हो गया। तो 1 करेक्ट R रॉन्ग का मतलब आंसर इसका हो गया थर्ड वन।
क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या फिर स्पीड के साथ लिखेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो इलेक्ट्रॉन को प्रोबेबिलिटी के टर्म में बताया जा सकता है, एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट पोजीशन के टर्म में नहीं बताया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। 51 लिखा है व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टेट द रिजल्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, एक्सप्लेन दिस इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखो आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका कॉन्सेप्ट तो पता है, एक फोटोन जो है अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का जब स्ट्राइक करता है मेटल सरफेस पे तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इसको बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये डेफिनेशन नोट्स में लिखवाई है, एज इट इज लिख लेना। अब जो उसका कॉन्सेप्ट था वो ये था कि के मैक्स जो होता है वो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के इक्वल होता है, क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम इतनी आ सकती है। तो जो वर्क फंक्शन है डिफाइन करने का केस, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्वांटाइजेशन के बिना एक्सप्लेन नहीं हो सकता। दूसरा, एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, वन फोटोन इजेक्ट्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन, उसमें कितनी भी एनर्जी हो तो दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। ये क्वांटाइजेशन कंफर्म करता है। मान लो हमारे पास जितना वर्क फंक्शन है उसकी डबल एनर्जी का फोटोन स्ट्राइक कराओ, तो अगर क्वांटम थ्योरी नहीं होती तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल देता, आधी एनर्जी एक को देता और आधी दूसरे को देता। बट ऐसा नहीं कर सकते, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है। दिस कंफर्म्स द क्वांटम थ्योरी। ये क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं होगा। क्लासिकल फिजिक्स होती है तो क्या बोलते हैं कि एक फोटोन के पास जितनी एनर्जी है, दो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है, तो आधी एनर्जी उसने एक इलेक्ट्रॉन को दी और बची हुई आधी एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को दी, तो दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। बट ऐसा नहीं होता फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसकी चाहे जितनी एनर्जी हो, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उस इलेक्ट्रॉन के साथ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी, बट वो दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। दिस कंफर्म्स द क्वांटम थ्योरी। लिख लोगे पूरा सही से? सर इसके एक्सप्लेनेशन में सर 2 पेज का आंसर लिखा है इन लोगों ने। वो तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा ना, बट पूरी बात लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्क क्वेश्चन होता है, तो कम से कम 10-12 लाइनें तो लिखनी पड़ेगी ना। तो मैंने जो 10-12 बताया तो लाइन। एक्सप्लेनेशन दिखाया ना मैंने, तो पूरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखवाया हो बेटा। तो नोट्स में देखोगे ना, तो पूरी बात जब लिखोगे व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो पूरा कॉन्सेप्ट लिखोगे ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फिर उसकी क्वांटम थ्योरी की इक्वेशन लिखोगे और बाद में एक्सप्लेन करोगे कि फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसकी पूरी थ्योरी नोट करोगे तो कंप्लीट आंसर बन जाएगा। और आपको लिखा हुआ नोट आंसर है तो बहुत अच्छी बात है, आप एग्जैक्टली उसी पर डालोगे आंसर। तो क्लासिकल फिजिक्स का क्या मतलब है? जैसे क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है कि जब हम एनर्जी देते हैं तो वो कंजर्व होती है। आपने किसी क्लासिकल फिजिक्स क्या बताती है हमको? क्लासिकल फिजिक्स बताती है कि अगर हमने 10 जूल एनर्जी चाहिए थी और 20 जूल दे रहे हैं तो दोनों को 10-10 जूल दे देनी चाहिए। यस। क्वांटम थ्योरी ये नहीं कहती, क्वांटम थ्योरी कहती है कि 10-10 जूल नहीं बांट सकते, वो 20 जूल एक ही को देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, लॉन्ग आंसर कम से कम 10 लाइन तो लिखनी होती है, 10 से 12 लाइन के बीच में आंसर सेट करना होता है। इसका 52 में लिखा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन मस्ट possess the ejected electron from the metal. It is different for different metal. Upon when a photon of frequency this was allowed to hit on a metal surface, an electron is having this much kinetic energy emitted. Calculate the threshold frequency of the metal so that an electron will not be emitted if the photon has the wavelength of this much hits the metal surface. तो दो तरीके से प्रूव करना है इसको। पहले केस में तुम्हें फॉर्मूला लगाना है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स। तो पहले फॉर्मूले के हिसाब से 6.6 इंटू 10⁻⁻34, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 इंटू 10⁻15 माइनस न्यू नॉट आपको निकालना है, और के ई मैक्स दे रखा है 1.988 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से न्यू नॉट निकालना सॉल्व करके, और एक बार न्यू नॉट आ जाएगा तो इससे इसका वर्क फंक्शन निकाल लेना, विच इज एच न्यू नॉट। और फिर जो उसने देखा 600 वेवलेंथ का एनर्जी लिख देना है, तो एनर्जी आएगी एच सी बाई लैम्डा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ बाय 600 इंटू 10⁻⁻9 जूल। तो आप देखोगे जो एनर्जी है वर्क फंक्शन से अगर कम आएगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, ये प्रूव करना है। तो अगर E लेस देन 5 आ जाएगा तो इस कंफर्म्स नो फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म तभी होता है जब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकले।
या एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 53 पूछा आपने। 53rd question where it's given, when an electric charge is passed through the hydrogen gas, the hydrogen molecule dissociates to produce excited hydrogen atom. The excited atoms emits electromagnetic radiation and discrete frequency, which is given by this general formula. What point of Bohr model of an atom can be used to arrive at this? Can be used to arrive this formula? Based on these points, derive the above formula, giving description of each step in each term. तो आपको ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पूरा कॉन्सेप्ट लिखना है। हमारे पास ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन पहुंचा है तो ये जंप करके नीचे वाले एनर्जी लेवल पे आएगा, तो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे। और फिर आपको इसका फॉर्मूला निकालना सिखाया था, एनर्जी की फॉर्मूला निकालना था हम लोगों ने -13.6 Z²/n²। फिर E1 और E2, En1 और En2 दो अलग अलग एनर्जीज निकाली थी, फिर उनका डिफरेंस निकाला था और उसको hc/m इक्वल कर दिया था। En1 की वैल्यू -13.6 Z²/n1², En2 की वैल्यू लिखोगे तो -13.6 Z²/n2²। ये सब एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो स्कूल एग्जाम में तुम लिख नहीं पाओगे ये सब बातें। फिर डेल्टा E लिखेंगे तो En2 - En1 लिखेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 13.6 Z² into 1/n1² - 1/n2², और फिर इसको hc/λ इक्वल कर दिया। ये चूंकि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो उसको जूल में कन्वर्ट कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। into 1/n1² - 1/n2², 1/λ इक्वल टू इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया यहाँ पे। की जगह 3 into 10⁸ पुट कर दिया, into 1/n1² - 1/n2², इतने मीटर इनवर्स अपना आंसर बनेगा। तो सॉल्व करके फॉर्मूले के हिसाब से 109,677 into 1/n1² - 1/n2² मीटर इनवर्स। ठीक, पूरा डेरिवेशन मैंने आपको नोट्स में सिखाया हुआ, वही एग्जैक्टली आपको लिख देना। बस में एक कॉन्सेप्ट मेंशन करना है कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जब एनर्जी रेडिएट होगी तो एक फिक्स एनर्जी लेवल से दूसरे फिक्स एनर्जी लेवल में जाएगी। तो कोई भी एक एनर्जी लेवल n1 से n2 में मूव करेंगे तो n1 का एनर्जी लेवल लिख लो, n2 का एनर्जी लेवल लिख लो, दोनों का डिफरेंस लिख लो। ठीक है, यहाँ से अब जब आप सॉल्व करोगे तो 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। 1 2 3 4 5 है ना, 2 0 और लगा तो इसी मतलब जो आपने लिखा है उसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका आंसर सॉल्व। तो आप सॉल्व करना तो आपको पता चलेगा। डिवाइडली 2 0 और आएंगे यहाँ पे, बाद में सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो अकॉर्डिंगली चेंज। 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है RH। ठीक है, तो सॉल्व करना है तो जो वैल्यू आ जाएगी वो लिख देना सीधे। नहीं लिखना है तो सीधे 10⁻7 मीटर इनवर्स लिख देना अप्रॉक्स करके, तो भी चलेगा। और जो गिवन फॉर्मूला प्रूफ करना है तो उसी को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर देना। जैसे क्वेश्चन में NiNF दे रखा है तो आप n1 n2 की जगह NiNF लिख के करना, तो जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे ही लिखना है आंसर। ठीक है, कंप्लीट।